शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था और उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र रामू के धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। प्रिय दर्शकों, रामू के 3 बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वह कुछ कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम बुद्धि वाला था उतना ही उसका शरीर बलशाली था, तगड़ा और तंदुरुस्त था। उस किसान रामू के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, वह अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है, इसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। फिर काफी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब तो उस किसान रामू ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। अब तो किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता था, दौड़ लगाता और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता रहता था। वह हर दिन नए नए दांव पेंच सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान रामू ने अपने बड़े तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया तो 3 पुत्रों की जो स्त्रियां थीं, वो भी किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। मन में सोचने लगी कि ये छोटा वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीजें खाता रहता है, और हम और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सोचकर रामू तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब अलग होने की जिद करने लगी तो किसान रामू ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बड़ी सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का विवाह संपन्न करा दिया। प्रिय दर्शकों, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ वो बड़ी विद्वान थी। उसे 14 विद्याओं का ज्ञान था। अब विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो किसान रामू के 3 बड़े बेटे काफी बुद्धिमान थे, इसीलिए वे तीनों अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। वो हर काम जानते थे, खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु जो पहलवान था उसका तो वही काम था, अच्छा अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। अब तो बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ने लगी, कहती थी कि तुम कोई काम नहीं करते हो, दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा। अब तो दोनों पति पत्नी में विवाद होने कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं जो कहती हूं वो तुम करो। मेरे कहने से तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहो कि महाराज, मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। राजा जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके यहां लखटकिया के पद पर नौकरी पर लगना। पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि लखटकिया क्या होता है। तब उसकी बुद्धिमान स्त्री समझाने लगी कि देखो, राजा के यहाँ 1 लाख टका रोज पाने वाला एक नौकर होता है जो हर रोज 1 लाख टका रोज वेतन पाता है। उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से न हो सके, उसकी सेना से न हो सके, उसके किसी मंत्री से न हो सके, तो उस काम को लखटकिया को करना पड़ता है। तो पहलवान बोला कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं, फिर मैं उस काम को कैसे करूंगा। तब पत्नी बोली, देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, आप तो बस चले जाओ वहां और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। प्रिय दर्शकों, पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बड़ा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। तो राजा समझ गए कि शायद ये व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं। तो वह, तो अच्छा लखटकिया की नौकरी करोगे।
वो पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा कि देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा है या नहीं। अब तो राजा के मंत्री ने जब पहले दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने ही एक लखटकिया को रखा था। तो मंत्री कहने लगा, महाराज, आपके पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी अपने यहां एक लखटकिया को रखते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहां नौकरी दे दी। लखटकिया कहने लगा, तो ठीक है महाराज, आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो, आपके किसी मंत्री से ना हो, तो आप खबर भेजकर मुझे बुलवा लेना। राजा ने उस पहलवान को अपने यहां जो शाही बाग था उसमें रहने को कह दिया। उस शाही बाग में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था। राजा ने कहा, हे लखटकिया, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो। जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसी दिन से वह पहलवान 1,00,000 टका वेतन रोज पाने लगा। रहने के लिए उसे राजा की तरफ से एक महल भी मिल गया। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता था, बगीचे में घूमता था और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं कि तेरा घर कैसा है। अब तो वो पहलवान महाराज के आदेश को टाल न सका और मंत्री और राजा को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। वो पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर बुला लाता है। पहलवान की पत्नी बड़ी सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी ही, इतनी सुंदर थी कि राजा की रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया और भोजन कर इधर महाराज की जो मां राजमाता, वह बीमार पड़ जाती है। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्य को उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य का उपचार उन्हें ठीक नहीं कर पाया। राजमाता के पेट दर्द होता था, उनके बदन दर्द की बीमारी बढ़ती चली गई। कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर सका। एक दिन एक वैद्य जी आए। मंत्री ने मन में विचार किया कि मुझे कुछ षड्यंत्र रचना चाहिए। वैद्य को देखकर मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, हमारे महाराज की मां राजमाता बीमार है, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? वैद्य ने कहा, हाँ, हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। मंत्री ने कहा, देखो जी, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा। मंत्री ने कहा, मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप जब उनका इलाज करो तो इलाज के लिए तुम उनसे ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। वैद्य को जब 50 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दिए तो वैद्य लालच में आ गया। वैद्य कहने लगा, चलो मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो मंत्री वैद्य को लेकर राज दरबार में आता है और राजा से कहता है, महाराज, ये वैद्य जी बड़े ही माने हुए हैं, इन्हें मैं काशीपुरी से बुलाकर लाया हूं। ये वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले, तब तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर के राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास जाता है। राजमाता का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा, हे महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। राजा एकदम घबरा गया, कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य जी ने कहा, हे राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वो है क्या? वैद्य बोला, वो वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 हो रोबीलम के जानवर ला सके। ये बात सुनकर के कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे, महाराज, ये हूर बिला क्या होता है? हमने आज तक तो ये नाम नहीं सुना। राजा कहने लगे, ये कोई एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर के संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूर बिला की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने उस जानवर को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूर बिला जानवर को लाना ही होगा। मंत्री कहने लगा, महाराज, ये बड़ा अच्छा मौका है।
जो पहलवान हमारे यहाँ 6 महीने से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा? क्यों ना ये हूरबीला उसी से मंगाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहे कि वो 2 महीने के अंदर हूरबीला को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और महाराज इस तरीके से वह हूरबीला को लेने जाएगा। अगर वो ले आता है तब तो ठीक है, राजमाता बच जाएगी। अगर वह मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएगी। आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। राजा कहने लगा, वाह मंत्री, क्या अच्छा सुझाव दिया है। पहलवान अभी हूरबीला नहीं ला सका तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो 6 महीने से लाख टका रोज ले रहा है। अब तो राजा ने बिना देर किए 4 सिपाही भेजे और पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान महाराज के दरबार में आ जाता है। महाराज ने कहा कि हे पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, अभी तक कोई काम तुमने हमारा नहीं किया है। अब एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला, महाराज आज्ञा कीजिए, मैं जल्दी हूरबीला को लेकर आए, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। ये बात सुनकर के राजा कहने लगे, ठीक है, मैं जाता हूं और देखता हूं कि वो अभी तक क्यों नहीं गया है। ऐसा विचार करके राजा उस पहलवान के घर पर जाते हैं। पहलवान ने ये बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने एक 100 हाथ गहरा कुआं अपने आंगन में खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर उसने एक खाट बिछा रखी थी। उस चारपाई को उसने कच्चे सूत से बनवाया था। उसके ऊपर एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। इधर जब राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला और द्वार पर राजा को देखकर कहने लगी, महाराज आप। तो उस पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और कहने लगी कि महाराज आप यहीं बाहर बिराजो, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूं। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूं। अब तो राजा पहलवान के बारे में उसकी पत्नी से गलत बातें करने लगा। कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे वो आपको क्या अच्छे से रखेगा, वो तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि लगता है उनसे समय पास कर रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया। उनके कई पुत्र थे। उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उसके पुत्रों ने उस राजा को बाहर निकाला और आदेश दिया कि इसको बांधकर इसके ऊपर 50 कोड़े लगाए जाएं। अब तो पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए और कहा कि इसको वापस इसी कुआं में डाल दीजिए। उन पुत्रों ने वापस उसको कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने कहा कि एक मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी भी कुएं में पहुंचा दिया। अब तो रोजाना राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। उधर राजा मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूं। अब तो उसके भतीजे रोज उसको कुएं से निकालते और 50 कोड़े मारकर फिर से कुएं में डाल देते थे। राजा को पिटते पिटते 3 से 4 दिन हो गए। राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा, अपने घर नहीं पहुंचा, तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, न जाने क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल देता है और जब काफी अंधेरा हो जाता है तो मंत्री उस पहलवान की पत्नी के महल के द्वार पर पहुंच जाता है। आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आती है। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री थे। मंत्री कहने लगा कि देखो मैं राजा का मंत्री हूं और आपसे मिलने आया हूं। पहलवान की पत्नी बोली, आप क्यों आए हैं? पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। मंत्री कहने लगा कि मैं इसलिए आया हूं, देखो पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहां अकेली यहां रहोगी। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महलों में लेकर के चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसके दिमाग को भी समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर, जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था, उस खाट पर मंत्री को बैठा दिया। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा तो एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और राजा के ऊपर जाकर गिरा। राजा देखकर कहने लगा कि मंत्री जी तुम यहां कैसे? मंत्री ने कहा, महाराज आप यहां कैसे? जवाब दिया,
मैं पहलवान की पत्नी की खातिर खुशामद में हूं। अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्र थे, अपने कुटुंब के जो पुत्र थे, उन्हें बुलवाया। उनका रोजाना का नियम बन गया था। वो आए और उन्होंने एक रस्सी डाल दी और उन्होंने बोला, नंबर 1। तो राजा कहने लगा, मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार वह राजा को रस्सी पकड़वाकर ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे खंबे से बांध देते हैं। फिर दूसरा रस्सा डाला, उसको बोल, नंबर 2। तो मंत्री भी ऊपर आ गया, उसको भी खंबे से बांध दिया। फिर उनको 50-50 कोड़े लगाए, फिर से उसी कुएं में डाल दिया गया और कहा कि इनको 1 मटका पानी और 4 रोटी नीचे पहुंचा दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिया। अब तो राजा और मंत्री के साथ प्रतिदिन 50-50 कोड़े बरसने लगे। उनको रोजाना कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा आ गया, राजा को रोज की तरह खंभे से बांध दिया। फिर दूसरा रस्सा डाला, मंत्री भी उसे पकड़कर ऊपर आ गया। इसी तरह से तीसरा रस्सा भी डालकर सेनापति को भी ऊपर निकाल दिया। इस प्रकार से पहलवान की पत्नी ने आदेश किया कि कैदी नंबर 1 को 25 कोड़े लगाए जाएं, कैदी नंबर 2 को 200 कोड़े मारे जाएं और कैदी नंबर 3 को 300 कोड़े मारे जाएं। पहलवान की पत्नी की बात सुनकर उन सभी पुत्रों ने कोड़े मारने शुरू कर दिए। कोड़ों की मार पड़ने से उनकी चमड़ी निकल आई। कोड़े मारने के बाद रस्सियों के सहारे उन्हें उसी कुएं में फिर लटका दिया। उसके बाद उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और 6 रोटी उसमें डाल दी। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों को प्रतिदिन मार पड़ती थी। उनकी पीठ पर रोज कोड़े बरसते थे। अब तो वह बड़े परेशान होने लगे। कहां वह पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और कहां उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अब एक दिन कोतवाल, जो राजा के कोतवाल थे, उन्होंने मन में विचार किया कि चलिए मैं भी चलकर देखता हूं कि महाराज और मंत्री और सेनापति जी अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वो लौटकर क्यों नहीं आता है। न जाने क्या कर रहे हैं वे लोग, मैं चलकर देखता हूं। ये विचार करके कोतवाल भी चल देता है। वो घोड़े पर बैठा और चल दिया। कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं चलकर देखता हूं कि महाराज, सेनापति और मंत्री तीनों पहलवान